जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर 2 हिंदी जो कि है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आज के इस क्लास में हम जो है लेखक परिचय करेंगे चैप्टर नंबर 2 के, जिसने है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म होता है वो होता है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, और उनका निधन हो जाता है 22 सितंबर 1922 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान जो है वो है जयपुर राजस्थान। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। आज के इस क्लास में हम इस लेखक परिचय के संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं, और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बीबीआई ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो वो है जयपुर राजस्थान में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हो जाता है, जो इनका मूल निवास है वो है गुलेर नामक, जो कि ग्राम जिला में जो है ग्राम जिला कांगड़ा में पड़ता है। कहाँ पे? कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और इनके पिता का नाम था पंडित शिवराव। क्या? पंडित शिवराव। और इनके जो थे शिक्षा जो ये प्रारंभ की थी वो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से किया था। इंटरमीडिएट पहले जो हुआ करता था, पहले एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद ही उसका एडमिशन हुआ करता था। तो यह एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मैट्रिक किया था, और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। और इनकी वृत्ति यानी कि इनके कार्य जो थे वो थे 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खत्री की नाबालिग राजा किए हुआ करते थे, और जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। कहाँ पे आ गए? मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अध्यक्ष 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। कब? 1916 ईस्वी में यह थे संस्कृत विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर थे। और इनके संपादक जो थे वो थे समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। और इनकी रचनाएं जो है वो है सुखमय जीवन, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था, और था बुद्ध का कांटा, जो कि ये भी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जो है यह एक है, जो कि उसने कहा था। और यह जो है 1915 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि उसने कहा था, कब प्रकाशित हुआ था? तो यह एक 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आगे है प्राच्य इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी माहे गुठवा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल संस्कृति की टिपरारी, देवनाना, प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, उसके बाद है क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हुआ है। और अंग्रेजी में ए पोएम वाई भास, क्या? ए पोएम वाई भास, और कमेंट्री ऑन वास्यन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिस्टिज्म आदि निबंध में देश प्रेमों को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी हैं। और आगे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। कितने सदी के? 20वीं सदी के यह एक प्रमुख जो है गद्य हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे अपने संस्कृत भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। कहाँ के थे? हिंदी और अंग्रेजी भाषा के वह एक प्रकांड विद्वान थे। प्राकृतिक आरंभ आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। प्रौद्योगिक, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अध्ययन और तलस्पर्शी माना जाता है। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्वंद्व युग के एक प्रमुख कवि हैं। वो किस युग के कवि हैं? तो वे एक द्वंद्व युग के प्रमुख कवि हैं, और यह एक निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। आपके एग्जाम में पूछ सकता है जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के एक महान कवि हैं? तो वो एक द्वंद्व युग के महान कवि हैं। आपका अगला है जो कि है गुड और विदग्ध
हास, परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग अत्यंत प्रभावशाली और समर्थक लेखक थे। और आगे है, गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी के में अमर हो गए। गुलेरी जी है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, वो मात्र कितने कहानी लिखी है? 3 कहानियां लिखी है और इसी तीनों कहानी पर वो बलबूते पर वो जो है लेखक के रूप में अमर हो गए हैं। और आगे हैं, उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। और आगे हैं, और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी संज्ञानात्मक भाषा शैली की कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलन संघान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज ही उतना ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सृजी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कति यह नहीं है कि विषय वस्तु या कथि कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे है। यह प्रस्तुत कहानी आगे लिखा है जो कि है, यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था। कौन सा? उसने कहा था। यह उनकी अमर रचना है। यह क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था। यह एक अमर रचना है। कितने रचनाओं मिलाकर जो थे गुलेरी जी निबंधकार के रूप में अमर माने गए थे, तो 3 कहानी के रूप में, जिसमें से एक है उसने कहा था। यह उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है, तो उसने कहा था कहानी को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता था। और यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आगे है, यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है और इस कहानी पर जो है उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बना है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे, बिमल राय के द्वारा बनाया गया फिल्म है उसने कहा था। और यह कहानी पर पूरा ही निर्भर है, जैसा जैसा आपके किताब में लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार पर यह एक फिल्म बनाया हुआ है। जिसके लेखक कौन है? जिसके जो डायरेक्टर है वो है बिमल राय जी। कौन? बिमल राय जी। और बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर को हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और इसकी अस्वाभाविक उत्क्रम में अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है। कहाँ पे शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का, कौन? 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का लड़का है? 12 वर्ष का लड़का है, जिसका नाम है लहना सिंह। और इस कहानी के प्रमुख पात्र भी है लहना सिंह है, जहाँ पे 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। क्या किसको बचाता है? 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? और तेरी कुर्माई का मतलब होता है कि तुम्हारी मंगनी जो है मंगनी हो चुकी है। लड़की को बार बार यह सवाल पूछने पर लड़की एक दिन उस लड़के को धत कहकर भाग जाती है। क्या कहकर? धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है कि हाँ कल हो गई है। यानी कि वो लड़की को बार बार पूछने पर एक दिन लड़की उसको बोल देती है, हाँ मेरी कुर्माई जो है कल हो गई है, कल हो गई है। देखते नहीं ये रेशम के फूल वाले साली, और उस लड़के को बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मैंने रेशम वाले शैलून जो है रेशम वाले फूलों वाले शालू जो ओढ़ रखी है, इससे तुमको पता नहीं चलता है। उसके बाद बोलता है लहना सिंह हत प्रभाव, भागने की बजाय भात प्रभाव रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह ने भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्च पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह, किसके? सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। किसके घर गया था? सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। कौन गया था? तो लहना सिंह गया था। कब? छुट्टी के समय में। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे यानी कि बोधा सिंह के जो बोधा सिंह है वो किसका बेटा है? तो वह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। और किस लड़की का पुत्र है? जो उस लहना सिंह को 12 वर्ष के रूप में मिला था,
जो कि लड़की है उसका बेटा कौन था, बोधा सिंह, का ख्याल रखना। उसको वचन देती हैं, यानी कि साइड में ले जाकर उससे पूछती हैं कि तुम मुझे वचन दो, मेरा जो ये पति है और मेरा जो ये पुत्र है इसको आप अपने रूप से ख्याल कर रखेंगे। जो सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की है। कौन? अमृतसर में जो लड़की मिली थी जिसे लाना सिंह जो था टांगे के नीचे आने से बचाया था, वही लड़की है। लाना सिंह सूबेदार की प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा है और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा को रक्षा की है। यानी कि लाना सिंह जो है अपने प्राणों को त्याग करने के बावजूद भी वह जो है हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाने का रक्षा कर रहा है। घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संरचना हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती हैं। इस तरह प्रभाववंतिक मन पर अपने उत्कर्ष और जो कहानी प्राण और उसका अद्भुत रचाव है वातावरण की दृष्टि करने में लेखक को अपने अभूत सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। तो इस चैप्टर का जो है लेखक परिचय हम संपूर्ण करा दिए हैं और साथ ही में इसका हम जो है संपूर्ण हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इस क्लास में जो हुआ है वो जो है लाना सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र है और लाला सिंह जो है एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है और उस लड़की जब बड़ी हो जाती है, जब यह लड़ने के लिए बर्मा चला जाता है तो उस लड़की को जब ये हजारा सिंह के घर पे जाता है तो उस लड़की को देखता है और लड़की इसको साइड में ले जाकर और यह वचन लेता है कि तुम मेरे पति और बेटे को प्राण से भी ज़्यादा रक्षा करोगे। तो इस कहानी में हम संपूर्ण जो है लेखक परिचय और इसके संपूर्ण अर्थ का हम हिंदी अर्थ कर दिए हैं। तो आशा करते हैं इस क्लास में आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर से हम मिलते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।